हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 सक्सेस शॉट। 11 सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016 के लिए जो क्वेश्चंस के सेट हम लोग लगा रहे थे, उसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वहाँ करवाने वाली हूँ अभी। तो अभी हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। इसमें मैं आपका उस क्वेश्चंस का एक्सप्लेन भी जो है करती जाऊँगी साथ साथ में, और चूँकि जो क्वेश्चंस मेरे फील्ड से बाहर के होंगे तो वो क्वेश्चंस आप खुद से भी देखने की कोशिश कर लीजिएगा, और वीडियो जो है पूरा सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बताती ही जाऊंगी यहाँ पर। जिसको मतलब लग रहा होगा कि इतना सफिशिएंट है वो इतना देख लेगा। अगर आप इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते होंगे तो वो भी आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं हमारा। उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करना, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे हिट कर देना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कॉमर्स। तो कॉमर्स किसे कहते हैं? तो जो बच्चे कॉमर्स के होंगे, अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से इसका एक स्टेटमेंट याद कर लेना कि व्हाट इज़ कॉमर्स। मैं आपको बता दे रही हूँ हिंदी में कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो वस्तुओं का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं ना, वही कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का जो हम लोग क्रय और विक्रय करते हैं वही कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड डिप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉस और डिप्रिसिएशन सुनने में दोनों एक सा लगता है कि घाटा, ठीक है ना, सुनने में दोनों एक सा लगता है कि घाटा, लेकिन डिप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस का मतलब ये होता है कि हम कोई सामान खरीद के अपने घर पे लाए। मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि समझ में आ सके, बिकॉज मुझे ऐसे ही समझ में आता है। ठीक है, आप अगर इससे अच्छा कुछ एग्जाम्पल वहाँ रखना चाहते हैं, खास करके वो बच्चे जो अकाउंट्स, कॉमर्स, ठीक है ना, बीबीए वाले बच्चे, तो ये बच्चे जो है इनको इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अच्छा पता होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको और अच्छा एक्सप्लेन करना। फ़िलहाल मुझे जितना आता है मैं उतना बता रही हूँ आपको, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन और लॉस। तो डिप्रिसिएशन मतलब जैसे, अच्छा पहले लॉस बताती हूँ। लॉस का मतलब जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान को हमने खरीद के हम अपने घर लाए, लेकिन वो सामान चला ही नहीं। जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया और उसे घर लाए, वो घर लाते ही टूट गया, मतलब कि तुरंत ही उसका सामान का नुकसान हो गया, तो वो लॉस होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई सामान हम अपने घर लाते हैं, घर लाने के बाद से उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी आप यूज़ करते हो, एकदम बढ़िया से उसको यूज़ कर लेते हो, फिर जा कर के उसको मार्केट में बेचते हो। उसका जो प्राइस होता है, उसके पैसे में जो कमी होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने पल्सर खरीद लिया, पल्सर खरीदा तो जिस समय खरीदा उस समय मान लो वो 1 लाख की गाड़ी थी, लेकिन जब उसको आप 6 साल चला लिया, फिर दोबारा उसको मार्केट में रीसेल करने गए हो, तो वो 1 लाख पे थोड़ी बिकेगी भाई, उसका दाम कम हो जाएगा, बिकॉज उसमें जो है वो गाड़ी तो पूरी घिस दी आपने बढ़िया से, तो उसके दाम में जो कमी हो जाएगी वो डिप्रिसिएशन कहलाती है। तो ये याद रखना। लॉस में क्या होता है कि आप उस सामान को यूज़ भी नहीं कर पाते हो, वो सामान तुरंत जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है सिर्फ समझाने का। इसके अलावा अपना कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती हैं दोनों अकाउंटिंग टर्म है। ठीक है ना, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती क्या है पहले तो ये समझ लो। तो सिंपल से शब्दों में बताना चाहूँगी कि जैसे लायबिलिटी क्या होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी, अगर मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसको वापस करना होता है। बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देती, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद आपको उसको रिटर्न करना होता है, या फिर ईएमआई के थ्रू, जैसे भी आप जो है कुछ भी करके रिटर्न करते हो। ठीक है ना, तो उसे रिटर्न करना जो होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो वो आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी होती है। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब जैसे मान लो आपका घर है और आपने अपने ही घर में किराएदार रखा है। ठीक है, आपका घर है और आपने अपने ही घर में किराएदार रख लिया है। वो किराएदार जो आपको पैसा दे रहा है वो आपका एसेट हो गया, जो आप अपने घर से ही प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना जो है करंट लायबिलिटीज़ भी समझ लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट आती है बात एनपीए की। तो एनपीए क्या होता है? एनपीए को हम एक तरह का बैड लोन भी कहते हैं। ठीक है ना, और एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स याद कर लेना। एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है,
एसेट्स, ठीक है। और एनपीए को हम लोग जो है बैड लोन भी कहते हैं। अब आती है बात कि एनपीए होता क्या है। अब चूँकि बैड लोन इसको मैंने बता दिया है एनपीए को कि एनपीए एक बैड लोन होता है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? तो देखो, जैसे मान लो बैंक से किसी ने लोन लिया, ठीक है। अब जब बैंक से लोन ले लिया तो क्या हो रहा है, आपको उसको रिटर्न करने का भी कुछ प्रोसेस होता है ना। मंथली हम देते हैं, ईयरली देते हैं, जैसे भी देते हैं, हमें वो वापस भी तो करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब आप उसको वापस ही नहीं कर रहे हो, टाइम पीरियड ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है ना कि 3 मंथ्स और 90 डेज़, ठीक है। तो इस समय के अंदर अगर आप बैंक का पैसा वापस नहीं करना शुरू करते हैं, या फिर आप बैंक से बिल्कुल कांटेक्ट पे नहीं रहते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, इसे ही हम लोग एनपीए यानी कि बैड लोन कहते हैं, ठीक है। जैसे बैंक की तरफ से आपको नोटिस आ गई, उसका भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, उसके बाद बैंक आपसे पूछता है कि भैया पैसे वापस करोगे कि नहीं करोगे, नोटिस आपके घर आ जाती है, उसके बाद भी अगर इसके पीछे जो है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैड लोन कहते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट से सब लोग जो है परिचित होंगे। डेबिट और क्रेडिट मतलब पैसा आना, ठीक है ना। जैसे हमने अकाउंट में पैसा डालते हैं तो वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है जब पैसा हमारे अकाउंट से कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तो उससे हम डेबिट करना कहते हैं, तो वो डेबिट होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैपिटल। तो कैश एंड कैपिटल के बीच में सिंपल सा डिफरेंस है। कैश जो अमाउंट हमारे हाथ में होता है, ठीक है ना, वो कैश होता है। और कैपिटल क्या होती है, जो हमारे पूरे जीवन की कमाई होती है, जो सब कुछ होता है हमारा, वही क्या होती है, कैपिटल कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? तो देखो, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टीडीएस एक प्रकार की टैक्स कटौती है, ठीक है। इसमें जो है सरकार जो है वो टैक्स एकत्रित करती है, ठीक है। मैंने आपको ये 2 लाइन बता दी हैं, इसके अलावा जो कॉमर्स के बच्चे होंगे इसे और अच्छे से जो है अपना एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बात केवाईसी का। तो केवाईसी जो है आपको तो पता ही है कि आजकल जो है केवाईसी कंपलसरी हो गया है हर जगह। तो केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। और केवाईसी को जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, बस यही था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, या कह सकते हो कम करना, और या फिर जो फेक अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उसमें भी कमी लाना। बहुत सारे लोग हैं जो फेक अकाउंट्स ओपन कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इसमें कोई रूल वगैरह था ही नहीं, ठीक है। अब केवाईसी होने से क्या हो गया है कि अब जो है फेक अकाउंट्स ओपनिंग में भी बहुत कमी आई है, और ख़ास करके मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ये जो है इसीलिए केवाईसी को जो है ज़रूरी कर दिया गया है, ताकि जो है वो अपने कस्टमर को पहचाने, ठीक है, कि हाँ इस कस्टमर ने अपना अकाउंट खोला है तो ये कस्टमर वाकई में इसकी पहचान यही है, इसमें आपको अपना पहचान देना होता है। नेक्स्ट आती है बात मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जैसे कि मैंने बात किया, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है इसको, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है क्या होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और पढ़ के आपको जो है तैयार करना है। कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो है अपना, पहली बात तो जो बेसिक्स होते हैं कॉमर्स के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने सारी नहीं लिखवाई हैं यहाँ पे। इन्फ्लेशन जैसे होता है एक्सेस ऑफ मनी, जब मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो वो इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन के टाइप्स भी होते हैं कई सारे, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, रनिंग इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं कुछ आपके इन्फ्लेशन के। इसके बाद से बात आती है आपका डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है तो फिर डिमांड भी कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस भी कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। तो ये होता है आपका डिफ्लेशन। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मतलब कि पैसे की अधिकता है मार्केट में तो वो इन्फ्लेशन है, अगर पैसे की कमी है मार्केट में तो वो आपका डिफ्लेशन है। नेक्स्ट आती है बात क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल एक्सचेंज है, ठीक है ना, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसमें यह एक कह सकते हो नॉर्मल कि यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है, ठीक है। इसका जो है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि इसमें सामान की खरीदारी में या फिर किसी सर्विस को ऐसे ख़रीदने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आरआर
RRR, CRR, BR, PLR और SLR। तो ये आपके रेट्स हैं। कौन से हैं? RR जो है वो आपका रेपो रेट है, RRR रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट है आपका CRR, फिर है कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पे BR बैंक रेट, SLR जो होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें जो है आपको क्या है, PLR मीन्स प्राइम लेंडिंग रेट। तो याद कर लेना आप, ठीक है। ये चेंज भी होता रहता है, तो इंटरव्यू देने जाएं तो अपना जो है इसको चेक करके जाएं एक बार कि क्या है। RR मीन्स आपका होता है रेपो रेट, ठीक है, ये आपका 4% है, ठीक है। फिर आती है बात रिवर्स रेपो रेट की, ये है आपका 3.35%। फिर आती है बात आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये है आपका 3%। नेक्स्ट है आपका बैंक रेट, ये है आपका 4.65%। और नेक्स्ट है आपका SLR, ये है आपका 21.5%। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आती है बात टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट सभी को पता होगा, ठीक है। एक आपका होता है कासा, ठीक है। कासा का मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ओके। अब देखिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो ये आप याद कर लीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद से कौन सा अकाउंट होता है, फिर एक आपका होता है रिकरिंग अकाउंट और एक फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा इसको, इसके बारे में भी कि क्या क्या होता है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, और किसके किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चारों अकाउंट जो होते हैं कि किस तरह के लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, तो ये आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। फिर आता है बात टाइप्स ऑफ चेक। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक तो है नॉर्मली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बेयरर चेक हो गया, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, ओपन चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक होता है, स्टेल चेक होता है, ट्रैवलर चेक होता है, सेल्फ चेक होता है। तो टाइप्स ऑफ चेक में आप चेक्स के नाम याद कर लेंगे और पूछ भी सकते हैं कि ये चेक इसको ये नाम से क्यों दिया गया या क्यों बुलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपकी बात आती है रिटेल बैंकिंग की, तो जिसमें खुदरा ग्राहकों के लिए जो है खुदरा ग्राहकों के साथ जो है सीधा व्यवहार किया जाता है, उसे ही हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसे व्यक्तिगत बैंकिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो आपकी हो ही गई थी। फिर आती है बात फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स के नाम से ही मालूम चल रहा है अचल संपत्ति, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात बैलेंस शीट की। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण, जो किसी अपनी संस्था या फिर बिजनेस की संपत्ति, लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स, इक्विटी को एक निश्चित समय के दौरान जो है रिपोर्ट, इसका जो रिपोर्ट होता है वो प्रदर्शित करता है। यही आपका एक बैलेंस शीट होता है। फिर आती है बात FDI एंड FII, ठीक है। तो FDI का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई बाहर की कंपनी जो है ना, वो भारत की कंपनी में जो है पैसा लगाती है, ठीक है। बाहर की जो कंपनी है वो भारत की कंपनी में पैसा लगाती है, लेकिन इसमें सेकंड पार्टी की जो है आवश्यकता नहीं होती है, तो ये FDI होता है, ठीक है। और जो FII होता है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो है, इसमें भी वही चीज़ होती है, बाहर की कंपनी अपना पैसा जो है वो भारत की कंपनी पर लगाती है, लेकिन इसमें जो रोल होता है ना वो सेकंड पार्टी का होता है, ये होता है आपका FII, ठीक है। डीमैट अकाउंट जो होता है ये स्पेशली जो होता है शेयर ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। और इसको ओपन करने के लिए जो होता है पैन कार्ड जो होता है वो मैंडेटरी होता है, ओके। इसके बाद से भी कई सारे अकाउंट होते हैं, जैसे डोरमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक इनएक्टिव अकाउंट होता है। और इसके बाद से एक NRI अकाउंट होता है, नोस्ट्रो अकाउंट होता है, वोस्ट्रो अकाउंट होता है। जैसे नोस्ट्रो अकाउंट होता है कि जब कोई इंडियन बैंक जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में जा करके या किसी फॉरेन बैंक में जा करके अपना अकाउंट ओपन करता है, तो वो नोस्ट्रो होता है। और कोई जब फॉरेन बैंक है वो अपना अकाउंट जो है किसी इंडियन बैंक में ओपन करता है इंडिया में, तो वो क्या होता है, वो वोस्ट्रो अकाउंट होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फिर आता है कॉमर्शियल पेपर, T-बिल्स। कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा, जैसे कि यूनिट बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग क्या होता है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो हॉट मनी क्या होता है, कूल मनी क्या होता है, सॉफ्ट मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी, टाइट मनी, लूज़ मनी, हार्ड मनी, ये सब चीज़ें देखते हुए जाइएगा, बिल्कुल देख करके जाइएगा, क्योंकि एक एक लाइन का आंसर है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर आती है बात आपका FDI का। तो अच्छा, FDI हो गया आपका कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर जो है वो
इशूड किया जाता है कॉमर्शियल फर्म के द्वारा और इसका मिनिमम टाइम पीरियड 7 डेज होता है और मैक्सिमम 1 ईयर होता है, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट इसका पूछ सकते हैं तो 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम जो होता है वो मल्टीपल ऑफ ये 5 लाख हो सकते हैं। फिर आती है बात टी बिल्स की, तो ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं और ये RBI के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक 91 डेज़ का, सेकंड 182 डेज़ का और थर्ड होता है 364 डेज़ का। और इसका मिनिमम अमाउंट जो होता है वो होता है 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है आपका IFSC और MICR। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग जो NNP, GDP, ठीक है ना, ये मैं बता दे रही हूँ आपको बोल करके ही, ठीक है। तो ये सब भी देख लेंगे अपना। NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ये सब नेशनल इनकम जो है सबसे पहले जो है किसने कैलकुलेट किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बजट के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बजट के बारे में ज़रूर से पढ़ के जाएं। और फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और बाकी मैंने बता दिया था GST वगैरह भी सब देख लेंगे अपना, ठीक है। IFSC होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। IFSC क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एक 11 डिजिट का होता है ये, ठीक है। और इसके द्वारा जो है ऑनलाइन पेमेंट डन किया जाता है इंडिया में, ओके। और इसके बाद से होता है एक आपका MICR, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 9 डिजिट का कोड होता है ये, ठीक है ना, 9 डिजिट का कोड होता है ये, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर एक स्विफ्ट भी होता है, इसमें 8 या फिर 11 डिजिट का कोड होता है और इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ देते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आप पढ़ करके जाएंगे। और ये जो मैंने बताया आपको, हॉट मनी, कोल्ड मनी, लूज़ मनी, टाइट मनी, ठीक है, ये सब चीज़ें भी पढ़ कर चले जाएंगे। सो आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई भी चीज़ छूटी ना रह जाए। हर सब्जेक्ट का बेसिक सबको पता होना चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।